लीजिए सुनिए। देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 22वें भाग के 9वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सुबह का सुहावना समय सब जगह एक सा नहीं मालूम होता। घर की खिड़कियों में उसका चेहरा कुछ और ही दिखाई देता है और बाग में उसकी कैफियत कुछ और ही मस्तानी होती है। पहाड़ में उसकी खूबी कुछ और ही ढंग की दिखाई देती है और जंगल में उसकी छटा कुछ निराली ही होती है। आज इंद्रदेव के इस अनूठे स्थान में इसकी खूबी सबसे चढ़ी बढ़ी है, क्योंकि यहाँ जंगल भी है, पहाड़ भी, अनूठा बाग तथा सुंदर बंगला या कोठी भी है। फिर यहाँ के आनंद का पूछना ही क्या। इसलिए हमारे महाराज कुंवर साहब और अय्यार लोग भी यहाँ घूम घूम कर सुबह के सुहावने समय का पूरा आनंद ले रहे हैं। खास करके इसलिए कि आज ये लोग डेरा कूच करने वाले हैं। बहुत देर घूमने फिरने के बाद सब कोई बाग में आकर बैठे और इधर उधर की बातें होने लगीं। जीत सिंह इंद्रदेव से, भरत सिंह वगैरह तथा औरतों को आपने चुनाव रवाना कर दिया? इंद्रदेव, जी हाँ, बड़े सवेरे ही उन लोगों को बाहर की राह से रवाना कर दिया। औरतों के लिए सवारी का इंतजाम कर देने के अतिरिक्त अपने 10-15 मातबर आदमी भी साथ कर दिए हैं। जीत सिंह, अब हम लोग कुछ भोजन करके यहां से रवाना हुआ चाहते हैं। इंद्रदेव, जैसी मर्जी। जीत सिंह, भैरव और तारा जो आपके साथ यहां आए थे कहाँ चले गए? दिखाई नहीं पड़ते। इंद्रदेव, अभी भी मैं उन्हें अपने साथ ही ले जाने की आज्ञा चाहता हूं, क्योंकि उनकी मदद की मुझे जरूरत है। जीत सिंह, तो क्या आप हम लोगों के साथ ना चलेंगे? इंद्रदेव, जी हां, उस बाग तक जरूर चलूंगा जहां से मैं आप लोगों को यहां तक ले आया हूं, पर उसके बाद गुप्त हो जाऊंगा, क्योंकि मैं आपको कुछ तिलिस्मी तमाशे दिखाना चाहता हूं और इसके अतिरिक्त उन चीजों को भी तिलिस्म के अंदर से निकलवा कर चुनार पहुंचाना है जिनके लिए आज्ञा मिल चुकी है। सुरेंद्र सिंह, नहीं नहीं, गुप्त रीत पर हम तिलिस्म का तमाशा नहीं देखना चाहते। हमारे साथ रहकर जो कुछ दिखा सको दिखा दो। बाकी रहा उन चीजों को निकलवा कर चुनार पहुंचाना, सो ये काम 2 दिन के बाद भी होगा तो कोई हर्ज नहीं। इंद्रदेव, जैसी आज्ञा। इतना कहकर इंद्रदेव थोड़ी देर के लिए कहीं चले गए और तब भैरव सिंह तथा तारा सिंह को साथ लिए आकर बोले, भोजन तैयार है। सब लोग वहां से उठे और भोजन इत्यादि से छुट्टी पाकर तिलिस्म की तरफ रवाना हुए। जिस तरह इंद्रदेव इन लोगों को अपने स्थान में ले आए थे, उसी तरह पुनः उस तिलिस्मी बाग में ले गए जिसमें से लाए थे। जब महाराज सुरेंद्र सिंह वगैरह उस बारहदरी में पहुंचे जिसमें पहले दिन आराम किया था और जहां बाजे की आवाज सुनी थी, तब दिन पहर से कुछ ज्यादा बाकी था। जीत सिंह ने इंद्रदेव से पूछा, अब क्या करना चाहिए? इंद्रदेव, यदि महाराज आज की रात यहां रहना पसंद करें तो एक दूसरे बाग में चलकर वहां की कुछ कैफियत दिखाऊंगा। जीत सिंह, बहुत अच्छी बात है, चलिए। इतना सुनकर इंद्रदेव ने उस बारहदरी की कई अलमारियों में से एक अलमारी खोली और उसके अंदर जाकर सभी को अपने पीछे आने का इशारा किया। यहां एक गली की तौर पर रास्ता बना हुआ था जिसमें सब कोई इंद्रदेव की इच्छा अनुसार बेखौफ चले गए और थोड़ी दूर जाने के बाद जब इंद्रदेव ने दूसरा दरवाजा खोला तब उसके बाहर होकर सभी ने अपने को एक छोटे बाग में पाया जिसकी बनावट कुछ विचित्र ही ढंग की थी। ये बाग जंगली पौधों की सब्जी से हरा भरा था और पानी का चश्मा भी बह रहा था, मगर चार दीवारी के अतिरिक्त और किसी तरह की बड़ी इमारत इसमें न थी। हाँ, बीच में एक बहुत बड़ा चबूतरा जरूर था जिस पर धूप और बरसाती पानी के लिए सिर्फ छोटे मोटे खंभों के सहारे पर छत बनी हुई थी और चबूतरे पर चढ़ने के लिए चारों तरफ सीढ़ियां थीं। ये चबूतरा कुछ अजीब ढंग का बना हुआ था, लगभग 40 हाथ के चौड़ा और इतना ही लंबा होगा। इसके फर्श में लोहे की बारीक नालियां जाल की तरह चढ़ी हुई थी और बीच में एक चौखूटा स्याह पत्थर इस अंदाज का रखा हुआ था जिस पर 4 आदमी बैठ सकते थे। बस, इसके अतिरिक्त इस चबूतरे में और कुछ भी न था। थोड़ी देर तक सब कोई उस चबूतरे की बनावट देखते रहे। इसके बाद इंद्रदेव ने महाराज से कहा, तिलिस्म बनाने वालों ने ये बगीचा केवल तमाशा देखने के लिए बनाया था। यहाँ की कैफियत आपके साथ रहकर मैं नहीं दिखा सकता। हाँ, यदि आप मुझे 2-3 पहर की छुट्टी दें तो। इंद्रदेव की बात महाराज ने मंजूर कर ली और तब वो यानी इंद्रदेव सभी के देखते देखते चौखूटे पत्थर के ऊपर चले गए जो चबूतरे के बीच में जड़ा हुआ था। सवार होने के साथ ही वो पत्थर हिला और इंद्रदेव को लिए हुए जमीन के अंदर चला गया।
मगर थोड़ी देर में पुनः ऊपर चला आया और अपने ठिकाने पर ज्यों का त्यों बैठ गया। लेकिन इस समय इंद्रदेव उस पर न थे। इंद्रदेव के चले जाने के बाद थोड़ी देर तक तो सब कोई उस चबूतरे पर खड़े रहे। इसके बाद धीरे धीरे वो चबूतरा गर्म होने लगा और वो गर्मी यहां तक बढ़ी कि लाचार उन सभी को चबूतरा छोड़ देना पड़ा। अर्थात सब कोई चबूतरे के नीचे उतर आए और बाग में टहलने लगे। इस समय दिन घंटे भर से कुछ कम बाकी था। इस ख्याल से देखें कि इसकी दीवार किस ढंग से बनी हुई है, सब कोई घूमते हुए पूरब की तरफ वाली दीवार के पास जा पहुंचे और गौर से देखने लगे, मगर कोई अनूठी बात दिखाई न दी। इसके बाद उत्तर तरफ वाली और फिर पश्चिम तरफ वाली दीवार को देखते हुए सब कोई दक्षिण की तरफ गए और उधर की दीवार को आश्चर्य के साथ देखने लगे, क्योंकि इसमें कुछ विचित्रता थी। ये दीवार शीशे की मालूम होती थी और इसमें महाभारत की तस्वीरें बनी हुई थीं। ये तस्वीरें उसी ढंग की थीं जैसी कि उस तिलिस्मी बगले में चलती फिरती तस्वीरें इन लोगों ने देखी थीं। ये लोग तस्वीरों को बड़ी देर तक देखते रहे और सभी को विश्वास हो गया कि जिस तरह उस बंगले वाली तस्वीरों को चलते फिरते और काम करते हम लोग देख चुके हैं, उसी तरह इन तस्वीरों को भी देखेंगे, क्योंकि दीवार पर हाथ फेरने से साफ मालूम होता था कि तस्वीरें शीशे के अंदर हैं। इन तस्वीरों को देखने से महाभारत की लड़ाई का जमाना आंखों के सामने फिर जाता था। कौरवों और पांडवों की फौज, उसके बड़े बड़े सेनापति तथा रथ, हाथी, घोड़े इत्यादि जो कुछ बने थे, सभी अच्छे और दिल पर असर पैदा करने वाले थे। इस लड़ाई की नकल अपनी आंखों से देखेंगे, इस विचार से सब कोई प्रसन्न थे। बड़ी दिलचस्पी के साथ उन तस्वीरों को देख रहे थे, यहां तक कि सूर्य अस्त हो गया और धीरे धीरे अंधकार ने चारों तरफ अपना दखल जमा लिया। उस समय एकाएक दीवार चमकने लगी और तस्वीरों में हरकत पैदा हुई, जिससे सभी ने समझा कि नकली लड़ाई शुरू हुआ चाहती है। मगर कुछ ही देर बाद लोगों का ये विश्वास ताज्जुब के साथ बदल गया, जब ये देखा कि उसमें की तस्वीरें एक एक करके गायब हो रही हैं। यहां तक कि घड़ी भर के अंदर ही सब तस्वीरें गायब हो गईं और दीवार साफ दिखाई देने लगी। इसके बाद दीवार की चमक भी बंद हो गई और फिर अंधकार दिखाई देने लगा। थोड़ी देर बाद उस चबूतरे की तरफ रोशनी मालूम हुई। ये देखकर सब कोई उसी तरफ रवाना हुए और जब उसके पास पहुंचे तो देखा कि उस चबूतरे की छत में जड़े हुए शीशों के 10-12 टुकड़े इस तेजी के साथ चमक रहे हैं कि उनसे केवल चबूतरा ही नहीं बल्कि तमाम बाग में उजाला हो रहा है। इसके अतिरिक्त सैकड़ों मूर्तें भी उस चबूतरे पर इधर उधर चलती फिरती दिखाई दी। गौर करने से मालूम हुआ कि ये मूर्तें या तस्वीरें बेशक वे ही हैं जिन्हें उस दीवार के अंदर देख चुके हैं। ताज्जुब नहीं कि वो दीवार इन सभी का खजाना हो और वही यहां इस चबूतरे पर आकर तमाशा दिखाती हों। जिस समय जितनी मूर्तें उस चबूतरे पर थीं, सब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की लड़ाई से संबंध रखती थीं। जब उन मूर्तों ने अपना काम शुरू किया तो ठीक अभिमन्यु की लड़ाई का तमाशा आंखों के सामने दिखाई देने लगा। जिस तरह कौरव के रचे हुए व्यूह के अंदर फंसकर कुमार अभिमन्यु ने वीरता दिखाई थी और अंत में अधर्म के साथ जिस तरह वो मारा गया था, उसी को आज नाटक स्वरूप में देखकर सब कोई बड़े प्रसन्न हुए और सभी के दिलों पर बहुत देर तक इसका असर रहा। इस तमाशे का हाल खुलासा तौर पर हम इसलिए नहीं लिखते कि इसकी कथा बहुत प्रसिद्ध है और महाभारत में विस्तार के साथ लिखी है। ये तमाशा थोड़ी ही देर में खत्म नहीं हुआ, बल्कि देखते हुए तमाम रात बीत गई। सवेरा होने के कुछ पहले अंधकार हो गया और उसी अंधकार में सब मूर्तें गायब हो गईं। उजाला होने और आंखें ठहरने पर जब सभी ने देखा तो उस चबूतरे पर सिवाय इंद्रदेव के और कुछ भी दिखाई न दिया। इंद्रदेव को देखकर सब कोई प्रसन्न हुए और साहब सलामत के बाद इस तरह बातचीत होने लगी। इंद्रदेव चबूतरे से नीचे उतरकर और महाराज के पास आकर, मैं उम्मीद करता हूं कि इस तमाशे को देखकर महाराज प्रसन्न हुए होंगे। महाराज, बेशक, क्या इसके सिवाय और भी कोई तमाशा यहां दिखाई दे सकता है? इंद्रदेव, जी हां, यहां पूरा महाभारत दिखाई दे सकता है। अर्थात महाभारत ग्रंथ में जो कुछ लिखा है वो सब इसी ढंग पर और इसी चबूतरे पर आप देख सकते हैं, मगर 2-4 दिन में नहीं बल्कि महीनों में। इसके साथ साथ बनाने वाले ने इसकी भी तरकीब की है कि चाहे शुरू ही से तमाशा दिखाया जाए या बीच ही से कोई टुकड़ा दिखा दिया जाए, अर्थात महाभारत के अंतर्गत जो कुछ चाहें देख सकते हैं। महाराज, इच्छा तो बहुत कुछ देखने की थी, मगर इस समय हम लोग यहां ज्यादा नहीं रुक सकते, अतः फिर कभी जरूर देखेंगे। हाँ, हमें इस तमाशे के विषय में कुछ समझाओ तो सही कि ये काम क्यों कर हो सकता है और तुमने यहां से कहां जाकर क्या किया। इंद्रदेव ने इस तमाशे का पूरा पूरा भेद सभी को समझाया और कहा कि ऐसे ऐसे कई तमाशे इस तिलिस्म में भरे पड़े हैं।
अगर आप चाहें तो इस काम में वर्षों बिता सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ की दौलत का भी यही हाल है कि वर्षों तक ढोते रहिए, फिर भी कमी ना हो। सोने चांदी का तो कहना ही क्या, जवाहिरात भी आप जितना चाहें ले सकते हैं। सच तो यह है कि जितनी दौलत यहाँ है उसके रहने का ठिकाना भी यहीं हो सकता है। इस बगीचे के आसपास ही और भी 4 बाग हैं। शायद उन सभी में घूमना और वहां के तमाशों को देखना इस समय आप पसंद न करें। महाराज, बेशक इन सब तमाशों में समय बिताना पसंद नहीं करते। सबसे पहले शादी ब्याह के काम से छुट्टी पाने की इच्छा लगी हुई है, मगर इसके बाद पुनः एक दफे इस तिलिस्म में आकर यहाँ की सैर जरूर करेंगे। कुछ देर तक इसी किस्म की बातें होती रहीं। इसके बाद इंद्रदेव सभी को पुनः उसी बाग में ले गए जिसमें उनसे मुलाकात हुई थी, या जहां से इंद्रदेव के स्थान में जाने का रास्ता था। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 22वें भाग के 9वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।